गोरी कवि मिट्ठू तोते से अमरूद छीनकर खा रही थी कि गोरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओए गंदे मोटी चोंच वाले, क्या मिलाया है इस अमरूद में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गोरी कवि के पेट में बहुत दर्द था। वो जल्दी से अपने घर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कवि अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। अरे वाह, मेरा पहला अंडा। अब मैं माँ बनूंगी और कालू जी पिता। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी देखो, मैंने अंडा दिया है। गोरी, अब मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। कालू जी, हमारा घर तो टूटा हुआ है। अगर ये छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा तो टूट जाएगा। गोरी, चिड़िया का लकड़ियों का पक्का घर है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम चिड़िया के घर रहने चली जाओ। हमारा पहला अंडा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। ठीक है कालू जी, आप मुझे मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाया करना। मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गोरी कवि अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर चली जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया बाहर आती है। गोरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। देखो चिड़िया, मैंने आज पहला अंडा दिया है। मेरा दिल बहुत डर रहा है। अगर हमारा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। तो गोरी बहन कालू से कहें कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। गोरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से निकलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है गोरी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। गोरी बहन, मेरे 2 बच्चे हैं। है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और मैं गई। इस तरह गोरी कवि रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गोरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, मगर कालू कौवा गोरी के लिए दाना नहीं लेकर जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मुझे मामा देकर गई हैं। गोरी आंटी छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। गोरी कवि का भूख से बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। एक बार चिड़िया आ जाए तो मैं जाकर पूछती हूँ कालू को। रानू चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। रानू चिड़िया अपने घर आती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना। मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक नहीं लेकर आया। गोरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गोरी कवि कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैं भी भूखा ही हूँ। गोरी, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। जंगल में अब दाना नहीं है। आज तुम चिड़िया से ही दाना लेकर खा लेती। कालू, सच्ची बात बताओ, मुझे आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई। मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। गोरी, अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, फिर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया देखो, मेरा बच्चा कितना सुंदर और काला है। आंटी, कवि का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कब जाओगी? चिड़िया, शाम को। मैं शाम को चली जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि का बेटा सोया हुआ था। कुकू और चिड़िया, चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ। मेरा बेटा सो रहा है। आंटी, क्या हम अपने घर में खेलें भी ना? गुड़िया, हम खेलेंगे। वो दोनों बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक पंख मारती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, बताओ अपनी माँ को। फिर वो दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा। उस गोरी आंटी ने मुझे मारा। गोरी ने मारा? मगर क्यों?
मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गौरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कवि को, मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है? क्या मतलब कालू, किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, ये घर अब हमारा है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। अब मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस घर में है और ये घर हमारा है। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। एहसान फरामोश कौवे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम कौवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। उसी पेड़ पर बच्चे रानू चिड़िया के साथ सो जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, रात में अब मैं शिकार कहाँ से ढूंढूंगी। वो चील जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। खिड़की खुली हुई थी। चील खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वो कौवों का परिवार सोया हुआ था। चील चुपके से गौरी के बेटे को खा जाती है और गौरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चचा, चील चील, कालू जी उठो, देखो चील। कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से भागता है, मगर वो चील गौरी कवि को मार देती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, घर में चील आ गई है, वो गौरी को मार देगी। चलो कवे, हम दोनों चलकर चील का मुकाबला करते हैं। अरे ये क्या, ये तो पक्षियों की आवाजें हैं और मैं अकेली हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे अभी भागना होगा। और वैसे भी आज तो मेरा पेट भर चुका है। चिड़िया और कालू कौवा आते हैं तो चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे की पत्नी और बेटा मर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गौरी पत्नी, सब खत्म हो गया। चिड़िया, सब खत्म हो गया। कौवे, ऊपर वाले ने मुझे इस चील से बचाना था, इसलिए आज मुझे घर से दूर रखा। चिड़िया, हमारे किए की सजा हमें मिल गई। रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया मरी हुई गौरी कवि को बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों को कहती है, बच्चों अब घर आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुँचा, अब ये घर हमारा है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो। ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वही रानू चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। चील घबराते हुए रानू चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है, मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है।
अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है, सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है, ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे। हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई, कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानो चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील? चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा, काले कौवे, तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? गोरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गोरी भी मुलव्वस है। गोरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गोरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिट्ठू तोता ही चोर है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्ठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गोरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे कालू की कसम। आप सब कह रहे, हमें एक बार मिट्ठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिट्ठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिट्ठू तोते, झूठ मत बोलिए, बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हाँ मिट्ठू बोल, तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है, मैंने सब देख लिया है। फिर मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिट्ठू भाई, हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था। वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिट्ठू भैया, आप चुप कर जाएं, हम कुछ ना कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गई।
जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजो, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना। वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गोरी का भी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं। गोरी का भी मिठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है। फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। गोरी कभी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गोरी कभी पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गोरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि, जिसका नाम नीली था, उसके साथ रहता था। गोरी कभी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है। हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गोरी का भी जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गोरी कवि पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गोरी कवि अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि बाबा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि भी वापिस अपने घर लौट आती है। रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कौवे का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गोरी कवि के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कवि के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गोरी कवि हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गोरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ, ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गोरी के घोंसले में सुला देता है और गोरी कवि बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गोरी कवि दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कवि ने उसे छोड़ दिया था और नीली कवि के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गोरी कवि फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गोरी कवि के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं, मगर बारिश नहीं रुकती। नीली कवि भी अब भूख से तड़प रही थी।
कालू जी देख क्या रहे हो, जाओ अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी देखो, बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कवि को देता है। नीली कवि जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गोरी कवि का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी तुम एक काम करो, तुम इस गोरी कवि और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गोरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गोरी कवि अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है, मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गोरी कवि मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गोरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन तुम यहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गोरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी। हाँ गोरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं। अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया आप ऐसा करें कि गोरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें। मैं और गोरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गोरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गोरी कवि बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गोरी बहन वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोरी बहन मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है, चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी, तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गोरी कवि और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गोरी बहन लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गोरी बहन ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आज से ये घर आपका है, आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवि जिस घोंसले में रह रहे थे वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गोरी कवि और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था। चिड़िया तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे इस बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चील माँ जी आपका दिल बहुत नरम है,
वरना मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया से कौन भला दोस्ती करता। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, चलो बेटी नदी से पानी पीने चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और बूढ़ी चील नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। नदी पर गौरी कभी पहले से आई हुई थी। बूढ़ी चील जी, आप इस गरीब चिड़िया के साथ भला क्या कर रही हैं? गौरी, ये चिड़िया मेरी बेटी जैसी है, मगर चीलें तो पक्षियों को खा जाती हैं। चुप कर जाओ गौरी, वो और चीलें होंगी, मैं उन जैसी चील नहीं हूँ। चलो बेटी आगे चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चील का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर बैठी हुई है। अरे मुझ में क्या कमी थी, सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस चिड़िया की जगह पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि की नजर दो उल्लुओं पर पड़ती है। लगता है उस बूढ़ी चील का दिमाग खराब हो गया है, जब देखो उस छोटी चिड़िया के साथ ही रहती है। तुम ठीक कह रहे हो, अगर मेरा बस चलता तो मैं उस छोटी चिड़िया को मार देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस चील को मार देता और जंगल पर राज करता। वो बुढ़ी तो है, मगर अभी तक उसमें इतनी ताकत है कि वो हम दोनों को मार सकती है। तू चिंता मत कर, वक्त आने पर हम उन दोनों को मारकर जंगल पर राज करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गौरी कवि सोचती है, ये उल्लू भी मेरी तरह चिड़िया के दुश्मन है। अब चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। फिर चिड़िया की जगह मैं बनूंगी चील की सहेली और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे। ये सोचते हुए गौरी कवि सबसे पहले चील के पास जाती है। चील माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं और जंगल में दो उल्लू आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है कवि, मगर माँ जी उन दो उल्लुओं का कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। गौरी, मैं चील हूँ, जब भी वो मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उन्हें चीर कर रख दूंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से उल्लुओं के पास जाती है। हम उल्लुओं के पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कवि? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। उल्लुओं, पहले अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। बता कवि, क्या खबर लेकर आई है? जब तुम दोनों चील को मारने की साजिश कर रहे थे तो तुम्हारी बात उस चिड़िया ने सुन ली थी और चिड़िया ने जाके ये बात उस चील को बता दी है। ये चिड़िया ने अच्छा नहीं किया। तुम ही बताओ गौरी, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी चील को मारकर खुद जंगल पर राज करो या फिर उस चिड़िया को सबक सिखाओ। चील को मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, हम पहले उस चिड़िया को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, चिड़िया मर जाएगी तो मैं चील की दोस्त बन जाऊंगी और अगर चील मर गई तो मैं इन उल्लुओं की दोस्त बन जाऊंगी। लड्डू दोनों हाथों में है। अगले दिन दोनों उल्लू रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। वो दोनों रानू चिड़िया पर हमला करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। रानू बहन, जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? कौन मुझे मारना चाहता है? दो उल्लू। दो उल्लू? वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनका भला क्या बिगाड़ा है? वो मैं नहीं जानता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो दो उल्लू गौरी कवि के साथ खड़े तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। कबूतर भैया, मैं अभी जाकर चील को बताती हूँ। चिड़िया बहन, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हें चील के पास नहीं पहुँचने देंगे। तो कबूतर भैया, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, तुम इसी वक्त जंगल छोड़कर भाग जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया के लापता होने की बात चील को पता चलती है। चिड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। रानू चिड़िया के जाने के बाद बूढ़ी चील बहुत उदास रहने लगती है। अब समय आ गया है अपनी अक्लमंदी दिखाने का। अब जाकर चील को बताती हूँ कि उन उल्लुओं ने रानू चिड़िया को मार दिया। ये सुनकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो भी जीतेगा मैं उसकी खास बन जाऊंगी। गौरी कवि की ये बातें वो दोनों उल्लू बैठे सुन रहे थे। अरे, ये कवि ने हमें धोखा दिया। हाँ भाई, ये हमें उस चील के हाथों मरवाना चाहती है। चलो हम इसे ही मार देते हैं। ऐसा कहते हुए
वो दोनों गोरी कवि के पास आते हैं। वो दोनों उल्लू गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाए। उल्लू चील के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, मैं बूढ़ी हूँ मगर मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा कर सकूं। मैंने चील का बुरा चाहा मगर चील ने मेरी जान बचाई। चील माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस लिए? रानू चिड़िया को जंगल से भगाने वाली मैं थी। मैंने आपकी दोस्त बनने के लिए उन उल्लुओं को भड़काया। ये तुमने अच्छा नहीं किया गौरी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे इस बात का पछतावा है। चील, आप मेरी जान भी ले सकती हो। गौरी, जो गलती कर कर पछताता है उसे माफ कर देना चाहिए। जाओ, मैंने तुझे माफ किया। चील माँ जी, चिड़िया मेरी वजह से जंगल छोड़कर गई, अब मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों रानू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के माँ वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया बूढ़ी चील को देखकर खुश हो जाती है। चील माँ जी, आप? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर गोरी कवि ने रानू चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, अगर चील माँ जी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। आज से तुम मेरी दोस्त हो और हम दोनों चील माँ जी की बेटियाँ हैं। उस दिन के बाद गोरी कवि सुधर गई। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानू चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर आया। उसे चिड़िया के बच्चों का स्वाद अभी भी याद था जो उसने पिछले साल खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब उन अंडों से बच्चे निकल कर आएंगे तो वो उन्हें खा जाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है। उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माँओं की गोद उचाड़ी है। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी? वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है। भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है। रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती।
अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है, और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब, मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ न चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी, तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना, क्या बात है? 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो, तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना, तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो, तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ, बहुत सुंदर हैं। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, बच्चों को अकेला ना छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूँगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं।